हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर कह लो इसको, या एडवर्ब का ही छोटा सा पार्ट कह लो, आपकी मर्जी है। आप इसको एडवर्ब पार्ट 3 भी समझ सकते हैं। छोटा सा ये एक टॉपिक है जिसका काफ़ी हद तक लेना देना एडवर्ब चैप्टर से है, ठीक है, इसीलिए इसको इसके साथ पढ़ाया जा रहा है। छोटा सा टॉपिक है, पहले ये करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नाम से, ठीक है, उसको भी देखेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा चैप्टर। आ जाइए करते हैं बात। पहले समझते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है ना। अगर आपको याद हो, तो अपन ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए मैं लिखूं हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुमने टास्क पूरा कर लिया। कुछ याद आ रहा है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। अब ये हैव क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, यू सब्जेक्ट बन गया, कंप्लीटेड मेन वर्ब बन गया, और टास्क इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता था, ये हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चली जाती थी, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना। जनरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो ये हमने देखिए, इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कहने का मतलब कायदा तो ये कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए। मोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क, कायदा तो ये कहता है, कन्वेंशन तो ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाए, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाना पड़ता है, हाँ कि ना। इसी चीज को बोलते हैं इन्वर्जन। हालांकि जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है तो इन्वर्जन वगैरह वर्ड यूज नहीं करते, सीधा बच्चे को याद करा देते कि मतलब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन ये भी एक टाइप का इन्वर्जन ही है, ठीक है। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सब याद कर लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। बस इसमें वो एक्सेप्शन याद रखना, हु या वट वगैरह जब सब्जेक्ट बनता है तब ऐसा नहीं होता। जैसे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज़ योर नेम, तब ऐसा नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाए, अदरवाइज जनरली स्ट्रक्चर ये वाला यूज होता है, ठीक है। आइए जरा अब बात करते हैं अपन जो टॉपिक इन्वर्जन है, ठीक है, उसकी। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो फिर भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है फिर भी वर्ब को अगर सब्जेक्ट से पहले यूज किया जा रहा है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, किसी से कोई सवाल पूछने के लिए यूज किया जाने वाला वाक्य नहीं है, फिर भी हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो इसको बोलते हैं कि जी इन्वर्जन लगा हुआ है, या कहते हैं कि वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर लिखा गया है। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, और अच्छा समझ में आएगा, ये दो एक बार एग्जाम्पल देखिए, ये एक बार दो एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर इन्वर्जन क्यों बना, है ना। ये तो आगे की बात है, इन्वर्जन दो टाइप का होता है, पार्शियल इन्वर्जन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले जाना, कंप्लीट इन्वर्जन मेन वर्ब ही उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाए। ये दो टाइप के इन्वर्जन है, कौन सा कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो सब भी आगे भी बातें करेंगे। एक बार आप मुझे ज़रा ध्यान से पढ़ के बताइए कि ये दो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें से कौन सी लाइन, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको एक पोएम की लाइन नजर आता है। सोचिए थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वाक्यों में से पोएम की लाइन होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, आराम से एक बार बाकी सब कुछ इन्वर्जन फिरवर्जन दिमाग से निकाल के आप खाली बस इतना सोचिए कि इन दोनों लाइनों में से, इन दोनों सेंटेंसेस में से एक पोएम की लाइन होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। सोचिए। हाँ जी, पढ़ते ही पता चल रहा है। ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय, पहाड़ी पर सो रहा था एक तन्हा अकेला लड़का, है ना।
पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये किसी पोएम की लाइन है। काफ़ी जब देखा गया ना कि ये इन्वर्जन पीछे कहाँ से, जैसे इन्वर्जन स्ट्रक्चर दिखे हुए मिलते हैं, इन्वर्जन स्ट्रक्चर लिखे हुए दिखते हैं, तो देखा गया कि ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, आया कहाँ से। तो मैक्सिमम लोग ऐसा मानते हैं, मैक्सिमम लोग इस बात पर सहमत आते हैं कि ये कवियों की करी हुई कारस्तानी है। होता है ना, जैसे आपने वो स्कूल के अंदर पढ़ा होगा राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, जैसे वो था ना तुकबंदी करते थे वो, मैं मुझसे तेरे बिना रहा नहीं जाता, जब तू बात नहीं करती तो मैं खाना नहीं खाता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुकबंदी होती है ना, ता था ई, इस चक्कर में ग्रामर ये अपने पोएट्स ने क्या किया, स्ट्रक्चर को पलट लिया। उनको थोड़ी को मतलब है कि सब्जेक्ट पहले आ रहा क्या आ रहा, ग्रामर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, उनको अपनी तुकबंदी मेंटेन करनी है, तो भाइयों ने सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में पटक लिया अपनी मर्जी से। मेरी बात आ रही समझ में। तो यहीं से उत्पत्ति मानी जाती है इन्वर्जन की। लेकिन फिर लोगों ने जब इसको पढ़ा तो नॉर्मल लोगों को भी ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे लगे, मजा आ रहा, अलग ही रस मिल रहा है पढ़ने के अंदर, तो फिर नॉर्मल लोगों ने भी यूज़ करने शुरू कर दिए। और ये इतने धड़ल्ले से यूज़ हुए कि लास्ट में फिर ग्रामेरियंस को भी हाथ जोड़ने पड़े कि ठीक है भैया कर लिया करो। फिर उसके लिए एक अलग से नाम लिख दिया, फिर एक अलग से नाम उसके लिए बना दिया कि इन्वर्जन। फिर उसको भी थोड़ा सा ग्रामेरियंस ने कोशिश करी कि इसको भी थोड़ा सा रूल से में बांध देते हैं कि कब ये कर सकते हो कब ये नहीं कर सकते हो, उसके लिए बाद में रूल बने। तो जनरली क्या होता है, पहले ग्रामर बनती फिर यूसेज आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अपन ने मॉडल चैप्टर में पढ़ा था ना कि ग्रामेरियंस ने तो बना के छोड़ दिया IV के लिए शेल, लेकिन लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, नहीं करते यूज़ कहते। तो फिर ग्रामेरियंस को भी हाथ पैर जोड़ने पड़े कि ठीक है भैया विल यूज़ कर लिया करो, लेकिन कुछ जगहें हैं जहाँ शेल यूज़ होता, पढ़ा था। ऐसे इन्वर्जन। अब कवियों ने क्या किया, कवियों ने अपनी मर्जी से सब कर लिया, लोगों ने उनका देखा देखी हुए लोग भी यूज़ करने लग गए। तो फिर ग्रामेरियंस को भी लास्ट में हाथ जोड़ने पड़े कि ठीक है भैया ये स्ट्रक्चर्स भी अलाउड हैं, इनको इन्वर्जन कहते हैं। देखो जरा, ऑन द हिल, अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता ना कि ऑन प्रीपोजिशन है, हिल इसका ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है, लोनली एडजेक्टिव है, ये बॉय जो है नाउन है और यही आपका सब्जेक्ट है। लड़का सो रहा था ना, काम एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में काम क्या हो रहा है, सोने का, सो कौन रहा है, लड़का, तो सब्जेक्ट यही है, डूअर ही, हाँ के ना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन कि ये वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी गई। जनरली वर्ब की जगह कहाँ होती है, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले चलेगी तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी गई वर्ब है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये वाक्य में इन्वर्जन का यूज किया गया है। दोनों बातें एक ही, या तो कह दें कि वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया है, या हम कह दें इस वाक्य में इन्वर्जन का यूज किया गया है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा जी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भैया क्यों बना इन्वर्जन। इन्वर्जन दो टाइप का होता है, पार्शियल वाला और कंप्लीट वाला। पार्शियल वाले का मतलब क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाए, और एक होता है कंप्लीट वाला। कंप्लीट वाले में मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा लगाते हैं, एक्चुअली है क्या ना, उसी से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, सेंटेंस से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो जरा एक बार आराम आराम से पढ़ेंगे। जनरली आप देखो कुछ टॉपिक होते हैं जो जैसे यूज टू मॉडल है, उस पर बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, तो मैंने उस पर बहुत ना उसको सिस्टमेटिक कर दिया। ऐसे ही आप किसी से भी पढ़ लेना, सब इन्वर्जन में सिर्फ रटाते हैं, ये वर्ड है इनके साथ इन्वर्जन लगेगा, ये वर्ड है इनके साथ इन्वर्जन लगेगा, ऐसे 20-50 वर्ड आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे, लो जी इनके साथ इन्वर्जन लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको इनको भी लॉजिकली एक्सप्लेन करने की, ठीक है। आइए ज़रा, बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, ये वर्ड हैं सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर, इनके साथ इन्वर्जन का यूज़ करना, ठीक है। अब पहले तो मैंने एडवर्ब वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे। होता क्या है ना, हमें अगर कोई चीज़ मान लो याद करनी है, हमें एक तो मैं सीधा लिख देता, ये ऊपर वाली लाइन ना लिखूँ, सीधा लिख दो इन वर्ड के साथ इन्वर्जन लगता है, तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सारे वर्ड एडवर्ब हैं, हाँ कि ना। मोस्टली इनमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, यस और नो। अगर आप नोटिस करो ये सारे के सारे वर्ड एडवर्ब हैं, हाँ कि ना। ये एडवर्ब टाइम हो गया, मैक्सिमम इनमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं सीधे वर्ड ना रटा के आपको ये ऑब्जर्वेशन से दिखा दूं कि यार ये तो एडवर्ब है, तो याद रखने, ये शब्दों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, यस और नो। बस इतना ही लेना देना है इसका एडवर्ब चैप्टर से, ठीक है। दूसरी बात अब जरा समझने की कोशिश करना, अगर बात है सिर्फ और सिर्फ एरर की या पेपर की, तो बात इतनी सी है देखो कि अगर इन शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, अगर इन शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो
पार्शियल इन्वर्जन लगाना है। कंप्लीट इन्वर्जन सिर्फ तब लगेगा जब ये एडवर्ब वो प्लेस वाली होगी। मैं एक बार फिर से बांध देता हूँ, मुझे लगता है ना कि काफ़ी फैल सा गया। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं, इतनी बातें हैं भी नहीं जितनी मैंने कर दी। सिंपल सी बात ये है, इन्वर्जन नाम का एक टॉपिक है। इन्वर्जन माने होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। इंटेरोगेटिव में तो हमने पहले भी देखी है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो फिर भी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही हो, इसको इन्वर्जन कहते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई? कवियों की कारस्तानी के कारण हुई। दो टाइप की इन्वर्जन होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए और एक मेन वर्ब भी उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाए। बाकी जितनी एडवर्ब है अभी आप पढ़ोगे, अगर इन्वर्जन शॉर्ट में आपको एक लाइन में बताऊं कहाँ लगता है इन्वर्जन, तो एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लगता है। एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लगता है। एडवर्ब वो प्लेस से शुरुआत हो गई तो कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। बाकी जितनी एडवर्ब है सब में पार्शियल लगता है, यानी सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है। फिर बोल दो ये लास्ट वाली लाइन, फिर से सुनिए क्या बोला। दो टाइप के इन्वर्जन होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। कहाँ लगता है इन्वर्जन? एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। दो टाइप का है, पार्शियल वाला और कंप्लीट वाला। अगर एडवर्ब वो प्लेस से शुरुआत हो गई तो मेन वर्ब भी उठ के आगे आ जाएगी। अगर बाकी कोई एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ अपना मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, बाकी कोई एडवर्ब है तो सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आएगी। इतनी सी बात है, ठीक है। सेंटेंस से और अच्छी बातें समझ में आती चली जाएंगी। आ जाइए, मैंने क्या बोला, अगर पेपर को ध्यान में रख के सिर्फ इतनी बात है कि देखो सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो गई तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, यानी ये यहाँ चला जाएगा। ये सेंटेंस सेल्डम आई हैव सीन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेम ऐसे ही। अच्छा जी, हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो गई तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। लेकिन अब दिक्कत ये, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के लगा देंगे। यानी यहाँ पे गोज लिखा हुआ, गोज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? डू डज होती हैं। ही के साथ सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे डज कर देंगे, और डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है? बेस फॉर्म में आती है, इसलिए गोज काट के गो भी करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे नो सूनर दे दिया, नो सूनर दे दिया तो फिर से वही इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं सर, तो ये 100 क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, लगा दो ना यहाँ पे, फिर डिड लिख दो और ये 100 को काट के सी कर दो। ये तो हुई पेपर की बात, ठीक है। पेपर में आप किसी से भी पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, सब में ये लिखा होगा, ये वर्ड है, इनके साथ इन्वर्जन लगाना। इन्वर्जन लगाना, ये कोई एडवर्ब प्लेस तो है नहीं। कंप्लीट इन्वर्जन तो सिर्फ एडवर्ब प्लेस में होता है, बाकी कोई भी एडवर्ब हो तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन माने हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, ठीक। ये तो हुआ पेपर के हिसाब से। अब थोड़ा समझ तो लें कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों किया मैंने वर्ब को उसके पास, ऐसा क्या होता है? मेरी बात समझ रहे हो? आज तक अब तक जितने अपने सेंटेंसेस पढ़े, कोर्स अपने चैप्टर पढ़े, सब में ये तो देखते हैं कि क्या लगा, क्यों लगा, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ रही, क्या हो जाता है ऐसा सेल्डम को शुरू में लिखने से, हार्डली को शुरू में लिखने से, नो सूनर को शुरू में लिखने से कि वर्ब को उससे पहले लिखे। अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ये सेंटेंस देखो, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई हैव seldom seen such a beautiful, ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं तो इस सेंटेंस के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे हैव को कोई उठा पटक सेल्डम को आगे ले जाना कोई ज़रूरत नहीं। तो सर उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है? स्ट्रेस का फ़र्क है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने ना के बराबर ही, मैंने ना के बराबर ही कभी देखी है इतनी सुंदर लड़की, मैंने ना के बराबर ही देखी है कभी इतनी सुंदर लड़की, ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब है क्या ना, आप मान लो स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हो, आप स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हो, ना के बराबर जिंदगी में ना के बराबर देखी है मैंने इतनी सुंदर लड़की। आप एक काम करो, ना के बराबर को शुरू में ले जाओ, शुरू में ले जाते देखो वर्ब पास आ जाएगी। एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब वर्ब के लिए आती है,
तो ये बताने के लिए कि ये सेल्डम जो शुरू में आप ले गए स्ट्रेस डालने के लिए, एडवर्ब का उससे रिलेशन है, वर्ब का उससे रिलेशन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को उसके आगे ले जाते हैं। और अच्छा समझ में आएगा। एक बार देखो इसी सेंटेंस को एक मैं नॉर्मल लिख दूं, ही हार्डली गोज टू स्कूल सो हिज फादर ऑफन स्कूल्स हिम। वह ना के बराबर स्कूल जाता है, ही हार्डली गोज टू स्कूल, वह ना के बराबर स्कूल जाता है। अगर ऐसा लिख दूं तो नो एरर हो जाएगा। तो हार्डली को शुरू में लिख के मैंने किया क्या, मैंने स्ट्रेस डाल दिया। ना के बराबर जाता है ये स्कूल, मान लो कि किसी का बच्चा पिट रहा है ना, उसके पापा उसको थप्पड़े चल रहा है गली में, तुम जाकर अरे क्या बात हो कि भाई साहब क्यों मार रहे हो इतना, उसकी मम्मी करिए जी ना के बराबर जाता है ये स्कूल, यहाँ से बस्ता टांग के निकल जाता, गली में कंचे खेलता थोड़ी दूर पे जाके। ना के बराबर जाता है ये स्कूल, जैसे तुम ना के बराबर को आगे ले जाओ, जाता अपने आप पास पहुंच जाता, उसके हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है। ना के बराबर जाता है ये स्कूल, ऐसे लिखना पड़ता है आपको। समझ में आया? इस सेंटेंस का मतलब क्या था? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि चोर ने जैसे पुलिस वालों को देखा उसने भागना शुरू कर दिया था। आगे आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये जोड़े जैसे था ना, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नो सूनर के साथ इसका जोड़ा होता है। ज़्यादातर नो सूनर पे दो एरर आते हैं, या तो नो सूनर के साथ यहाँ पे दैन की जगह कुछ और लिख देगा, THEN वाला दैन लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा, ये कंजंक्शन चैप्टर का एरर हुआ। और या फिर ये इन्वर्जन वाला एरर आता है। कई बार ना बच्चे, जब ऑफलाइन में पढ़ाता था मैं, तो बच्चे ना जैसे कोई एरर ले आए, सर ये देखना सर इसमें क्या गलती है, मैं अच्छा इसमें ये आएगा, अरे सर सेंटेंस पूरा पढ़ तो लो, आपको कैसे पता? तो मेरे को पता ना नो सूनर पे क्या सवाल आ सकते हैं। नो सूनर पे या तो इन्वर्जन वाला सवाल आएगा या नो सूनर पे ये सवाल आएगा, दो ही टाइप के सवाल आते हैं। काफ़ी बार ना बच्चे जैसे, हालांकि मैं ये बातें क्लास में 20-20, 50-50 बार बोल चुका हूँ कि जब आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो जो मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें अगर आपके 40-50% भी अपने आप होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से वो अच्छा स्कोर है फर्स्ट टाइमर के लिए। टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चलोगे, ये रूल्स को रिवाइज करते चलोगे, नोट्स को रिवाइज करते चलोगे, तो आपके दिमाग में रूल्स, ये कॉन्सेप्ट, ये सेंटेंसेस बैठने लगेंगे और फिर आपसे वो सारे होने लग जाएंगे। पहली बार में थोड़ी यार ये चीज़ें अपने आप हो पाती हैं। मैथ्स में कोई चैप्टर, कोई टीचर से आप मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन पहली बार में अपने आप हो जाते हैं। सॉल्यूशन देखना पड़ जाता है ना कईयों का, फिर सोचना पड़ जाता है, कई के लिए तो नोट्स दोबारा उठाने पड़ जाते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, फर्स्ट टाइम में नहीं होती कई बार चीज़ें। रिवीजन इज द की, तो बिल्कुल भी डीमोरलाइज नहीं होना है। जब आप सारे चैप्टर पढ़ चुके होगे, 2-3 बार नोट्स रिवाइज कर चुके होगे, n नंबर ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो आपको भी ये चमक चमक के, नाच नाच के, डिस्को डांस करके ये सेंटेंसेस आपको दिखने लग जाएंगे। मेरी बात आई समझ में? एक बार फिर से देखिए क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा ये 3 सेंटेंसेस है, एक बार फिर से समझिए। इन्वर्जन है क्या? रट्टे के लिए, किताबों के लिए, पेपर के लिए तो इन्वर्जन इतना ही है कि ये वर्ड हैं, जब ये वर्ड्स आते हैं तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ तो मेन वर्ब भी उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, और कोई एडवर्ब हुआ तो सिर्फ हेल्पिंग और उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। ये तो हुआ पेपर के लिए, रट्टे के लिए, किताबों के लिए, ठीक। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा भैया इसलिए हो रहा है कि आपने इस एडवर्ब को शुरू में इसलिए लिखा ताकि आप स्ट्रेस दे पाओ। इस सेंटेंस का मतलब, मैंने नाक के बराबर देखी इतनी सुंदर लड़की, और आपको स्ट्रेस देना है और ज़्यादा बताना है कि अरे कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि मैंने इतनी सुंदर लड़की देखी हो। अगर नेवर लगा देते, नेवर हैव आई सीन, नहीं देखी मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में। ना के बराबर देखी मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में। ना के बराबर जाता है वो स्कूल। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ जी। तो ये जब आप एडवर्ब को शुरू में ले जाते हो तो आप उस पर स्ट्रेस डालना चाह रहे होते हो, और एडवर्ब आती है वर्ब के लिए, तो वो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ब उसके पास पहुंच जाती, हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? चलो नेक्स्ट पे आओ। अगर सेंटेंस की शुरुआत ओनली प्लस टाइम या एडवर्ब वो मैनर से हो रही हो तो भी इन्वर्जन का यूज़ किया जाएगा। सेम बात है, यहाँ पे भी वही चीज़ें बनेंगी। देखो, ओनली यस्टरडे, कल ही तो, अरे कब आया वो? ओनली यस्टरडे, कल ही तो। ओनली यस्टरडे, ओनली देन, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली आफ्टर अ मंथ, ये 2 बार आ गए। ओनली आफ्टर कुछ वीक कर लेना, ओनली आफ्टर ईयर, ओनली दिस वे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड। ओनली के साथ या तो एडवर्ब मैनर बन रहा है
या टाइम वाला बन रहा है ना। ओनली के साथ या तो एडवर्ब मैनर बन रहा है या टाइम वाला बन रहा है। उस केस में फिर वही बात, ये ओनली के साथ कुछ लिख के क्या बनाया, या तो एडवर्ब बनाया आपने मैनर वाला या एडवर्ब बनाया आपने टाइम वाला, तो फिर से वही बात इन्वर्जन लग जाएगा। मैं भी कराऊंगा, मैं भी बताऊंगा। एक बार आप अपने आप सोचिए, उसका मज़ा अलग है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं इसका एक एक का मीनिंग बताता हूँ, क्या हुआ, वो लगाते तो क्या होता, बाद में लिखते तो क्या होता, सब बताता हूँ। एक ट्राई आप करिए। हाँ जी, देख लिया। ओनली बाय वर्किंग हार्ड। अब ये जो आपको फ्रेज यहाँ पे नजर आ रहा है, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, मुझे सोच के बताओ ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है, हाँ कि ना। ये पूरा स्ट्रक्चर एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसा काम कर रहा है क्या ना। ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर के जैसा काम कर रहा है, यस और नो। तो अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी, एक चीज मैं यहाँ स्टार मार्क करके बोल दूं कि क्या हर एडवर्ब के साथ ऐसा होगा, नहीं भाई। ये जो जितनी आपको क्लास में लिखवाई जा रही है, इन्हीं में से आएगा अगर आपके इन्वर्जन चैप्टर का सवाल आया तो। अगर हर एडवर्ब के साथ ही ऐसा होता, अगर हर एडवर्ब के साथ ही ऐसा होता तो फिर तो ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो एक लाइन ही लिख देते कि जैसी एडवर्ब शुरू में आएगी तो इन्वर्जन लगेगा। अगर हर एडवर्ब के साथ ही ऐसा होता तो फिर तो ये चैप्टर पढ़ाने की मुझे जरूरत ही ना पड़ती, मैं सीधा बस आपके नोट्स में एक लाइन लिखवा देता, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, ये एडवर्ब वाली बात सिर्फ आपको इन वर्ड्स को याद करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इन वर्ड्स को याद करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, सिर्फ उसके लिए बताइए। क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं, अगर आपको डायरेक्ट मैं याद करने के लिए कह दूं, मान लो मैं इस चैप्टर के अंदर एडवर्ब शब्द का यूज ही ना करूं और आपको कह दूं ये सारे वर्ड बैठ कर याद करने हैं, तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में आ गया, अच्छा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सुना सुना लगता है, तो उस लॉजिक से वर्ड याद करने थोड़े आसान पड़ते हैं, इसलिए वो लाइन आपके साथ मैंने बोली है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ओनली बाय वर्किंग हार्ड हैज ही गॉट, ओनली बाय वर्किंग हार्ड हैज ही गॉट द सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, ऐसे ही ओनली येस्टरडे, फिर से ये क्या बन गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जैसा बन गया। ये क्या बन गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जैसा बन गया। तो इस केस में अब यहाँ पे वॉन है, वॉन के साथ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे डिड कर दूंगा, और डू डज डिड अगर आ जाए तो बेस फॉर्म लगानी पड़ती है, विन करना पड़ेगा। ऐसे इसमें सिर्फ इस तरीके से, ओनली विद दिस मेथड, सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ पे ले जाओगे, डू से पहले। अब इसको भी थोड़ा, ये तो सीधा सीधा हो गया, ये आएगा या आएगा या आएगा, इसको भी थोड़ा समझते हैं एक बार। जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस को देखा कि किस सेंटेंस का क्या मीनिंग आएगा, इन्वर्जन लगा के क्या मीनिंग आता है, एडवर्ब को शुरू में ले जाके क्या फ़र्क पड़ता है, समझना कौन सा कब बोलेंगे। एक चीज़ मैं फिर बता दूं, ऐसा नहीं है बच्चे ये वाला सेंटेंस गलत है, आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, गलत नहीं है ये।
ऐसे ही हार्डली गोज टू स्कूल सो हिज फादर स्कोल्ड्स हिम, गलत नहीं है ये। ऐसे ही इसको, ऐसे अगर मैं इसको लिख दूं, द थीफ अगर इसी सेंटेंस को मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना देता, अगर इसी सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना देता, द थीफ स्टार्टेड रनिंग नो सूनर देन, द थीफ स्टार्टेड रनिंग नो सूनर देन ही सॉ द पुलिसमैन, अगर ऐसा लिख देता तो भी कोई गलती नहीं है। तो फिर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते हैं स्ट्रेस डालने के लिए। मेरी बात आ रही है समझ में? ये नहीं है कि इन्वर्जन लगाना किसी सेंटेंस में जरूरी होता है। इन्वर्जन हम लगाते हैं अपनी इच्छा से, जब हमें लगता है कि हम स्ट्रेस ज़्यादा डालना चाहते हैं तो हम इन्वर्जन लगाते हैं। लेकिन अगर इन्वर्जन लग गया तो फिर हेल्पिंग और वुड कर सब्जेक्ट से पहले जाएगी, ऐसे टाइप के एरर आते हैं। अब जरा यही बात मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता, ही हैज़ गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड, ही हैज़ गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड, तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल गलत ना होता, वो भी सही है। ऐसे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, हिज फादर वॉन अ लॉटरी यस्टरडे, तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस मेथड, तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे इसलिए लिखा है, ऐसे इसलिए लिखा है ताकि स्ट्रेस आ जाए, ताकि स्ट्रेस आ जाए। कैसे आएगा स्ट्रेस? एग्जाम्पल से समझना। मान लो तुम 3 दोस्त थे कॉलेज के अंदर, ठीक है, तीनों ने तुमने बीटेक करी। बीटेक में हम सपने सजा लेते हैं ना, 40,000 की नौकरी लग जाएगी, 40-50 की तो नौकरी वेरी इजीली लग जाएगी, है ना। फिर जब छन से जो टूटे कोई सपना, है ना, वही होता जब ग्रेजुएशन हो जाती, नौकरी मांगने जाते हो, वो कहते हैं कि पहले हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग में आप 8-10 हज़ार रुपये महीने के हमें दोगे, लोगे नहीं, दोगे, ठीक है, और फिर हम आपकी ट्रेनिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको रखना है कि नहीं रखना। फिर आपके वो सारे सपने चकनाचूर होते हैं। तो आप 3 दोस्त थे, तीनों के साथ यही हालात हैं। फिर एक दोस्त बाय चांस घर चला गया वापस। अब उसके पिताजी की दुकान थी, कोई किराने की दुकान थी या कपड़ों की दुकान थी या कुछ छोटी मोटी चाय कॉफ़ी की दुकान थी, ठीक। अब वो वापस नहीं आया, वो अपने पापा के गले पे बैठने लग गया, दुकान पे ही बैठने लग गया और बढ़िया नोट छाप रहा, भाई BMW ले ली उसने। तुम्हारा दिमाग खराब, तुम ऐसे सोच रहे हो भाई रजत का ही बढ़िया यार, बढ़िया आपके पापा के गले पे जाके बैठ गया, हम यहाँ देखो 8,000 की नौकरी को तरस रहे। तो तुम्हारा दोस्त था तीसरा, उसको पता है कि रजत ने क्या चीज़ कैसे हासिल करी है, तो कह रहा भाई मेरी बात सुन, तूने कभी रजत के पापा की दुकान देखी थी? तू अब तेरे को अभी उसकी BMW दिख रही है, तेरे को अभी उसकी ऑडी दिख रही है, तूने रजत के पापा की दुकान पहले कितनी बाई कितने की थी, कितनी छोटी दुकान थी, कितना रोज का गल्ला होता, पता है तुझे? पता ना भाई, मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा भाई उसको, 10 बाई 10 की छोटी सी दुकान थी। रजत ने दिन रात एक करके अपने दिमाग का, अपना जो थोड़ा वो मॉडर्न है, सोशल मीडिया पे रील बनवाई, वीडियोस बनाई, इन्फ्लुएंसर को बुला बुला के रिव्यू डलवाए, अब जाके उनकी फ्रेंचाइजी खुली है, चाय कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी खोल दी, एक ही शहर में 10-10 दुकानें चल रही उनकी। तो ऐसे कोई फ्री फंड में नहीं मिला। उसके पिताजी का तो दिन का गल्ला 2,000 रुपये का भी नहीं था। अब वो भैया दिन की 2-2 लाख रुपए की सेल कर देते हैं। तो सिर्फ मेहनत करके, सिर्फ मेहनत से मिली है उसको सक्सेस, सिर्फ मेहनत से मिली है उसको सक्सेस। अगर आप मेहनत करके एडवर्ब को शुरू में ले जाओगे तो वर्ब अपने आप देखो चली जाएगी उसका। सिर्फ मेहनत करके मिली है उसको सक्सेस। ऐसे ही इसमें नॉर्मली अगर कोई पूछता उसके पापा की लॉटरी कब लगी, उसके पापा की लॉटरी कल लगी थी यार, है ना, उसके पापा ने एक लॉटरी जीती थी कल, नॉर्मल बोलना है। तो मैं किसी को बता रहा, अरे उसके पापा की लॉटरी लग गई कल, इस फादर वन अ लॉटरी यस्टरडे। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले, अरे मैंने सुना कुणाल के पापा की लॉटरी लग गई, कब लगी? अबे कल ही तो लगी उसके पापा की लॉटरी। कल ही तो को शुरू में ले जाओ, कल ही तो को तुम शुरू में ले जाओ, लगी अपने आप साथ में खिसक जाएगा। कहने का मतलब शॉर्ट में बात इतनी सी है भैया कि अगर हमें एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना होता तो हम उसको शुरू में लिख लेते हैं, और एडवर्ब वर्ब के लिए आती है इसलिए वर्ब उसके साथ खिसका दी जाती है, इसी का नाम इन्वर्जन है। क्लियर हो गया? ऐसे सिर्फ इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को।
सिर्फ इस मेथड से को शुरू में ले जाओ, सॉल्व अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ। क्लियर हुई इतनी बात? बस बाकी जितने एडवर्ब हैं सब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, एडवर्ब वो प्लेस में मेन वर्ब भी उठ के आगे चली जाएगी। अभी आगे आएगा एग्जाम्पल, पढ़िए आगे इसको देखिए। अब आप इसको चाहे एडवर्ब ऑफ नेगेशन से याद कर लो कि नेगेटिव है इसलिए एडवर्ब है, या एडवर्ब ऑफ कंडीशन नाम दे लो, इनका आपकी मर्जी है। ये जो वर्ड्स हैं, एट नो टाइम किसी टाइम पर नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसिस किसी सर्कमस्टांसिस में नहीं, किसी तरीके से नहीं, किसी कंडीशन पे नहीं, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन मान लो आप इनको, चाहे आप इनको एडवर्ब ऑफ कंडीशन एक नया नाम दे लो, आपकी मर्जी है। पढ़ो जरा एक बार, देखो फिर से वही बात। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ क्या ना। ये शुरुआत में इसको ले जाके अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्या किया आपने, स्ट्रेस बढ़ा दिया, हाँ क्या ना, स्ट्रेस बढ़ा दिया। अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं तेरा ऑफर, किसी कीमत पर नहीं को शुरू में ले जाओ, एक्सेप्ट अपने आप, हिंदी तक में इन्वर्जन हो रहा भाई, इससे ज़्यादा और क्या हिंट चाहिए आपको। अगर आप एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर दोगे यानी आपने उस पर स्ट्रेस डाल दिया, तो वहाँ पे इन्वर्जन आपको लगाना पड़ेगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल आई एक्सेप्ट। किसी समय पर अवेयर नहीं था प्रेसिडेंट इन सब चीज़ों के बारे में, किसी समय पर अवेयर नहीं था प्रेसिडेंट इन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर हो गया? ध्यान रखना जैसे हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको ले जाते हैं, अगर कोई लिंकिंग वर्ब हो जैसे अवेयर तो एडजेक्टिव है, अब वॉज लिंकिंग वर्ब है, अब इसमें डू डज मत लगा देना, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता और डू डज एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इधर लिंकिंग वर्ब वगैरह तो फिर उसी को उठा के ले जाना पड़ता और कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पे जाइए। अब ये जो वर्ड्स हैं देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे हैं, ये एडवर्ब प्लेस है। देखना एक बार पढ़ना, ऑन द हिल पहाड़ी के ऊपर, इन द वैली वैली में, राउंड द कॉर्नर अरे कॉर्नर तक ही तो, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोंग द नॉर्दर्न साउदर्न फ्रंटियर, फ्रंटियर माने होता है सीमा, जैसे होता है ना अपने देश की नॉर्दर्न बाउंड्री साउदर्न बाउंड्री, वो 10 miles बियॉन्ड द स्कूल, अंडर द ट्री, ऑन द बेड, नो वेयर, अवे, हेयर, देयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, येस और नो। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन सा इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा। इतनी सी बात है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। दो टाइप के इन्वर्जन हैं, नॉर्मल कोई एडवर्ब होगी तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी तो मेन वर्ब भी उठ के आगे चली जाएगी, इतना आपको याद करना पड़ेगा। राउंड द कॉर्नर, अरे कॉर्नर तक ही तो गया है राहुल, कहाँ गया राहुल, कहाँ गया, अबे कॉर्नर तक ही तो गया है राहुल, कॉर्नर तक ही तो बोलते ही गया है अपने आप पहले पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि यहाँ डिड लगा के यहाँ गो करोगे, इस बार मेन वर्ब भी आगे चली जाएगी क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। पेड़ के नीचे सोया हुआ था एक बूढ़ा आदमी, पेड़ के नीचे सोया हुआ था, जैसे ही आप पेड़ के नीचे को लेके जाओगे सोया हुआ अपने आप पास पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो है इसको उठा के आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इनको देख लो, जैसे अपन मैच वैच देखते हुए बोलते नहीं है, लो ये गया कोहली, लो ये गया कोहली, हेयर गोज कोहली, हेयर गोज धोनी, हेयर गोज सचिन। ऐसे ही मान लो आप किसी का इंतजार कर रहे थे, है ना, एक छोटा सा सीन इमेजिन कराता हूँ, कभी हुआ भी हो सकता है आपके साथ। मान लो आपके दोस्त का बर्थडे है, उसने सबको इनवाइट कर लिया कि शाम को आ जाना। पता है छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि मैं शायद एक ही बार स्कूल टाइम में ज़िंदगी में एक ही बार किसी के बर्थडे पे गया था, 10वीं या 9वीं क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है 9वीं क्लास में गया था। उससे पहले मैं किसी के बर्थडे में गया नहीं। रीज़न ये है कि मैं किसी के में जाऊँगा तो फिर मुझे भी उनको बुलाना पड़ेगा, और समझ ही रहे हो, ठीक। तो फिर मैं वो जो चीज़ें हैं वो उतनी सारी कुछ अरेंज कर नहीं पाऊँगा या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर वाले, उनको बोलूँगा डांट पीट और देंगे मुझे बर्थडे वाले दिन, तो इसलिए मैं किसी बर्थडे में गया नहीं। एक पर गया था, छोटी छोटी चीज़ें होती थी उस टाइम पे, वो भी अपने को इतनी बड़ी होती थी वो हमारे लिए कि क्या मिलेगा किसी के बर्थडे पे जाके, एक समोसा, कोल्ड ड्रिंक और केक,
ज़्यादा हुआ तो कोई बिस्किट भुजिया वगैरह होगी, अदरवाइज मोस्टली ये 3 ही चीज़ें होती थी। इनका भी इतना क्रेज होता था माइंड में, ओ माय गॉड, पता नहीं पेट इतना सा 2 समोसे से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, पेट भर गया पेट भर गया, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी कि 3 दिन पहले रोटी खाना बंद कर दें। तो मान लो, इमेजिन करो कि आप ऐसे ही किसी दोस्त के बर्थडे पे चले गए, समोसे आ चुके हैं, गर्मा गर्म समोसे, खुशबू, कोल्ड ड्रिंक की 2-2 लीटर वाली बोतल पड़ी है, लेकिन तुम्हारा दोस्त ऐसा ढीठ है, कि भाई वो केक ही नहीं काट रहा। क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि उसने क्लास की एक लड़की को भी बुला रखा है। शेफाली तो अभी तक आई नहीं, केक कैसे कटेगा? 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तुम अंदर अंदर ही सोच रहे हो शेफाली तरह नाश हो, है। फिर थोड़ी देर बाद शेफाली आ गई, हील्स पहन के टक टक करती हुई। फिर तुम क्या बोलोगे? अरे लो ये आ गई शेफाली, अब तो केक काट दे बैरी। हेयर कम्स शेफाली, लो ये आ गई शेफाली। आ रही बात समझ में? तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं हम इस स्ट्रक्चर का। लो ये गया कोहली, लो ये आ गई शेफाली, लो ये आ गया धोनी, लो ये आ गया सचिन। हेयर कम्स सचिन, हेयर गोज सचिन, हेयर कम्स धोनी, हेयर गोज धोनी। इनमें रीजन उसका वही है, रीजन उसका यही है कि हेयर जो है एडवर्ब की तरह से काम कर गया। जैसे ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाँ के ना। ऐसे ये भी क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे ये क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाँ के ना। तो इस केस में एडवर्ब ऑफ प्लेस में कंप्लीट इन्वर्जन लगता है, वर्ब जो है मेन वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब छोटी सी चीज भाई आपको और याद करनी पड़ेगी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक मुझे आज तक कहीं मिला नहीं। बस एक ही लॉजिक समझ में आता कि बोलने में अटपटा लगने लग जाता है, और इसके अलावा कोई ग्रामर का लॉजिक मुझे इस बात का मिला नहीं। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस में कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाए, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस पर ये बात वैलिड है, ध्यान रखना। सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो इस केस लिखा हुआ ना, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में, लो मैं लिख भी देता हूँ। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सब्जेक्ट का काम कोई प्रोनाउन कर रहा हो तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई लॉजिक मेरे पास इसका नहीं। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में, जैसे यहाँ हो गया, देखो अब ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में अगर सब्जेक्ट का काम कोई प्रोनाउन करे, जैसे यहाँ पे शी आ गया, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सब्जेक्ट का काम कोई प्रोनाउन करे तो इन्वर्जन नहीं लगता। वर्ब की जो नॉर्मल पोजीशन है वो बाद में आएगी। अवे शी गोज ही लिखना पड़ेगा, ना कि अवे गोज शी। क्लियर हो इतनी बात? ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सब्जेक्ट का काम एक प्रोनाउन कर रहा हो तो उस केस में इन्वर्जन नहीं लगाना है। ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखिए जरा। अब ये बियॉन्ड द टॉल बिल्डिंग्स, ये क्या बना? फिर से वही एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया, हाँ कि ना। अब जैसा हमने क्लास का पहला सेंटेंस लिखा था ना, ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय, वैसे ही सेंटेंस है, हाँ कि ना। बियॉन्ड द टॉल बिल्डिंग्स, उन ऊंची बिल्डिंगों के उस पार एक छोटा सा, एक सुंदर सा शहर लोकेटेड था। तो अब देख पा रहे हो? अरे देख पा रहे हो, ये असली सब्जेक्ट कौन है इसमें? बिल्डिंग्स थोड़ी असली सब्जेक्ट है, बियॉन्ड तो प्रीपोजिशन है, बिल्डिंग्स तो इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। ये बियॉन्ड तो प्रीपोजिशन है, बिल्डिंग तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट असली कौन है? सिटी। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सिटी के हिसाब से। यहाँ पे वॉज आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में भी आपको ऐसे सेंटेंसेस कराए जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? इन्वर्जन पे एक तो ऐसा सवाल आता है कि भैया एडवर्ब दे देगा तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखवाएगा। एक इन्वर्जन कॉन्सेप्ट का यूज करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सवाल बनाया जाता है ऐसे। अब जिसने नहीं पढ़ रखा इन्वर्जन या ये सब, तो उसको ऐसा लगेगा बिल्डिंग्स के बाद तो वर्ब प्लूरल ही आएगी ना। लेकिन ये बिल्डिंग्स है क्या? बिल्डिंग तो बियॉन्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ लोकेटेड है? लोकेटेड है ये शहर। बिल्डिंग्स, उन ऊंची बिल्डिंगों के उस पार लोकेटेड था वो सुंदर सा शहर। ये लोकेटेड, ये वर्ब किसके लिए आई है? सिटी के लिए। और सिटी कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर।
क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में सो प्लस एडवर्ब मैनर आ जाए, अब फिर वही बात, एडवर्ब से शुरुआत हो गई। देखो फिर से वही बात, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, ही रैन सो फास्ट, ही रैन सो फास्ट दैट नोबडी कुड कैच हिम, वो इतनी तेज भागा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया था, तो क्या ये गलत होगा सर? बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सर फिर ये कब यूज करेंगे, ये सो फास्ट को शुरू में कब लेके जाएंगे? जब तुम स्ट्रेस डालना चाहो, जब बोलने वाला इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहे। इतनी तेज भागा था भाई वो, इतनी तेज भागा था वो कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। स्ट्रेस डालना है तो इतनी तेज को शुरू में ले जाओ, इतनी तेज को जैसे ही शुरू में ले गए तो भागा तो अपने आप ही पहुंच जाएगा वहां पे। अब ये कोई एडवर्ब प्लेस तो है नहीं, तो पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। पार्शियल इन्वर्जन लगेगा तो ये पास्ट है, तो यहाँ पे डिड आएगा और यहाँ पे रन आएगा। क्लियर हुआ? ही को देख के रन्स मत कर देना, डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ध्यान रखना। इतना रूडली, फिर वही बात सर, इसको अगर ऐसे लिख दूं, ही बिहेव्स, सॉरी शी बिहेव्स सो रूडली, वो इतना रूडली बिहेव करती है, शी बिहेव सो रूडली दैट नोबडी वांट्स टू वर्क विद हर, कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं है। तो सर इसको शुरू में कब लेके जाएंगे? जब स्ट्रेस डालना हो। इतना रूडली बिहेव करती है वो, इतना रूडली बिहेव करती है वो, इतना रूडली को शुरू में ले जाओ, बिहेव अपने आप भाग जाएगा वहाँ। हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब तो लग रहा है कि हाँ इन्वर्जन में कोई ऐसी खास भी बात नहीं थी, सिंपल सी बात है। एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्यों करते हैं हम? ताकि उस पर स्ट्रेस आए। एडवर्ब वर्ब के लिए आता है, इसलिए वर्ब का स्ट्रक्चर उसके पास चला जाता है। बाकी एडवर्ब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जाएगी, एडवर्ब प्लेस में मेन वर्ब भी चला जाएगा। इतनी सी बात है। क्लियर है? इसको देखिए जरा, अगर सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड से हो इस हद तक, ये एडवर्ब डिग्री बनाएंगे। इस हद तक, इस लेंथ तक, इस पार्ट तक, इस डिग्री तक, इस लेवल तक ऐसे वर्ड आ जाएं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ऐसे नॉट ओनली एडवर्ब नेगेशन को दिखाता है, इसमें भी इन्वर्जन लगेगा। पढ़ना एक बार ये तीनों सेंटेंसेस अपने आप, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ना एक बार, मीनिंग निकालना तीनों के। एक यार इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना, एक मैंने सेंटेंस एडवर्ब करके टॉपिक पढ़ा था, कुछ याद है? फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ, प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, उससे कंफ्यूज मत कर देना। उसमें मत इन्वर्जन टाप देना कहीं फॉर्चून। अब देखो यही एग्जाम्पल भी आ गया। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब अपना वो एडजेक्टिव चैप्टर का वो सेंटेंस याद करो, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, हाँ कि ना? अब तुम कहोगे सर फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट को ऐसा कर दें, फॉर्चुनेटली वॉज ही नॉट प्रेसिडेंट, फॉर्चुनेटली वॉज ही नॉट प्रेजेंट। नहीं भैया, ये बातें सेंटेंस एडवर्ब पे मत टाप देना। सेंटेंस एडवर्ब तो आती ही सेंटेंस के शुरू में है। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक एडवर्ब को जबरदस्ती शुरू के अंदर ले जाया गया, उसकी वजह से इन्वर्जन आया, ठीक है। ऐसे वहां समझ आई बात? इन्वर्जन आपको लगाना है, जो वर्ड मैंने आपको क्लास में लिखे हैं इन पे, हर एक एडवर्ब पे ही अगर इन्वर्जन लगता होता तो फिर तो ये चैप्टर पढ़ाने की मुझे जरूरत ही ना पड़ती ना, फिर तो मैं सीधा एक लाइन में चैप्टर खत्म हो जाता। फिर ये क्यों अपन 1 घंटा लगाते इस पे? चलो, इस एक्सटेंट तक, इस हद तक पढ़ रखी है उसने ग्रामर की, वो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। इस हद तक पढ़ रखी है उसने ग्रामर, तो ये हेल्पिंग और वुड के सब्जेक्ट से पहले।
इस हद तक इरिटेट कर दिया था उसने मुझे कि मुझे उसको थपेड़ना पड़ा। इस हद तक इरिटेट कर दिया था उसने मुझे कि मुझे उसको थप्पड़ मारना पड़ा। ना सिर्फ लिखती है वो अच्छा, ना सिर्फ लिखती है वो अच्छा बल्कि बोलती भी है। ना सिर्फ लिख सकती है वो अच्छा बल्कि बोलती भी है। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी जगह और है जहाँ पे इन्वर्जन लगता है, एक छोटी सी जगह और है जहाँ पे इन्वर्जन लगता है, लेकिन यहाँ वो एडवर्ब से शुरुआत होने वाला फंडा नहीं होता। इसके साथ अपना इन्वर्जन टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर मूड वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए सुनिए मैंने क्या बोला। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे एडवर्ब से शुरुआत हुए बिना भी इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है। एक जगह अभी भी बची हुई है, वो कंडीशनल चैप्टर में आएगी। एक जगह और भी होती है ऐसी जहाँ पे एडवर्ब से शुरुआत हुए बिना भी इन्वर्जन लगता है, वो कंडीशनल चैप्टर में आएगी। दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एडवर्ब से शुरू हुए बिना भी इन्वर्जन लग जाता है, एक ये रही और एक कंडीशनल चैप्टर में आएगी। इसको देखो अब जरा, क्या है ये, क्या फंडा है इसका। इस टॉपिक को बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। इस टॉपिक का नाम है एडिशन टू स्टेटमेंट। एडिशन टू स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि हमने एक स्टेटमेंट बोल ली और हमें सेम स्टेटमेंट किसी और के लिए बोलनी है। हमने एक स्टेटमेंट बोली और हमें सेम स्टेटमेंट किसी और सब्जेक्ट के लिए भी बोलनी है, तो पूरी कथा दोबारा लिख के कुछ स्ट्रक्चर यूज़ कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, कुणाल ने सेमिनार अटेंड नहीं किया था। कुणाल ने सेमिनार अटेंड नहीं किया था, अब मैं कहना चाहता हूँ मैंने भी नहीं किया था, तो पूरा दोबारा लिखने की जगह कुणाल डिड नॉट अटेंड द सेमिनार एंड आई ऑल्सो डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, पूरी कथा दोबारा लिखने की बजाय आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हो। महेश ने टास्क कंप्लीट कर दिया और रोहन ने भी टास्क कंप्लीट कर दिया था, पूरा लिखने के बजाय ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर बनेगा सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नया जो सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको बात करनी है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नीदर या नॉर में से एक लगा लो, प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? एक मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकी आप लिख के दिखाना। अब यही सेम बात मुझे आई के लिए लिखनी है, यही सेम बात मुझे आई के लिए लिखनी है, तो मैं इसकी जगह पे फिर क्या लिख दूंगा, यही सेम बात अगर मुझे आई के लिए लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर दूंगा, कुणाल डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, नीदर या नॉर में से एक लगाऊंगा। नीदर या नॉर कोई भी एक लगा दो, दोनों चलेंगे, नीदर या नॉर, और साथ में जिस टेंस में ये है, पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में, बाद में पास्ट इंडेफिनिट में, नीदर डिड आई। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैंने ये बना के दिखाया, इन तीनों के आप बना के दिखाना, अपने आप हो जाएगा, बहुत आसान है। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो सब्जेक्ट सो प्लस हेल्पिंग और प्लस में नया जो सब्जेक्ट जिसके लिए बात लिखनी है, नेगेटिव हो तो नीदर नॉर प्लस हेल्पिंग और प्लस में वो सब्जेक्ट। करो ट्राई एक बार। हाँ जी, करें शुरू। मोहन ने टास्क कंप्लीट कर दिया और रोहन ने भी कर दिया। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेम बात मुझे रोहन के लिए दोबारा लिखनी है, तो फिर कैसे लिखेंगे, सो हैज़, ये हैज़ कहाँ से आया, जो टेंस में स्टेटमेंट है उसी टेंस में होगा ये भी, सो हैज़ रोहन। क्लियर हुआ?
रागिनी ने कभी मनाली विजिट नहीं किया, उसके हस्बैंड ने भी नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये बात दोबारा आपको इसके हस्बैंड के लिए लिखनी है, तो फिर कैसे लिख सकते हो? नीदर या नॉर, नीदर स्लैश नॉर हैज़ हर हस्बैंड। क्लियर हो गया? मुकेश विल टेक पार्ट इन द कंपटीशन, मुकेश कंपटीशन पार्ट लेगा और मैं भी लूँगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो फिर इसको कैसे लिखोगे? सो विल आई। बोलो जी, क्लियर हुई इतनी बात? अब देख पा रहे हो इसमें इन्वर्जन लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई एडवर्ब से शुरुआत वाली बात तो थी नहीं। तो जनरली तो इन्वर्जन तब लगता है जब एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, लेकिन दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन्वर्जन लग जाता है बिना एडवर्ब से शुरुआत हो। एक तो ये है, एक आपको कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, ठीक है? और ये वाले इन्वर्जन के बहुत कम सवाल आते हैं, मुश्किल से आपको प्रीवियस ईयर के अंदर भी 4-5 सवाल इसके मिलेंगे, लेकिन टॉपिक था तो मैंने पढ़ा दिया। और इसके लिए अब अलग से तो कोई प्रैक्टिस सेट बन नहीं सकता, तो इसके जो 5-7 सवाल होंगे वो एडवर्ब के क्वेश्चन में ही डलवाऊंगा, ठीक है? इन्वर्जन चैप्टर की जो प्रैक्टिस है, इन्वर्जन चैप्टर के जो सवाल हैं आप देखेंगे वो एडवर्ब चैप्टर के अंदर ही आपको डले हुए नजर आएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद अपन अपना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड शुरू करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे शैल का यूज़ नहीं होगा क्या? कोई सवाल है भाई? ये कोई सवाल है जो शैल लगाना ज़रूरी है? गलत नहीं है शैल, सो शैल आई लिख दोगे गलत नहीं है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन है क्या? मुकेश कंपटीशन में पार्ट लेगा और मैं भी लूँगा, शैल लगाना मैंडेटरी कब है आई वी के साथ? जब एक सवाल हो। क्या यहाँ पे कोई सवाल है? नहीं, तो सो विल आई भी ठीक है, सो शैल आई भी ठीक है ना? दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। शैल लगाना मैंडेटरी तब होता जब ये कोई क्वेश्चन होता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो जी, आ जाइए। सब्जंक्टिव मूड नया टॉपिक है, नहीं सुना होगा पहले, अजीब सा वर्ड लग रहा होगा। मूड, पहले आप इसको समझाने, मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये मूड होती क्या चीज़ है, ठीक है? आओ, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ओपन द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबको पता है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के जो काम आते हैं, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, हाँ के ना? अच्छा, मुझे पता अभी मैंने आपको 10th चैप्टर नहीं पढ़ाया है, मुझे पता है कि मैंने अभी आपको 10th चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतना टेंस तो मुझे लगता है सबने पढ़ रखा होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म जो है प्रेजेंट डेफिनेट में आती है। माई मदर गोज टू टेम्पल, है ना? आई कम हेयर एवरी डे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इतना तो मुझे लगता है सबने पढ़ रखा होगा, हल्का फुल्का आइडिया तो होगा, हाँ कि ना। मुझे बस तुम इतना देख के बताओ, ये जो मैंने लिखा ओपन द डोर, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करिए, ओपन 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 पहली फॉर्म यूज कर रखी है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सोचना जरा एक बार, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? हाँ जी, ऐसे ही इतनी बात तो हर बच्चे ने पढ़ रखी होती है यार। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है। ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, हाँ कि ना। वी वर प्लेइंग, वी वर सिंगिंग, या ही के साथ वर लगा दिया और फिर भी ये सेंटेंस ठीक है, फिर भी ये सेंटेंस सही है। ही के साथ वर कैसे आ गया? कुछ अजीब लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं शॉर्ट में आपको बात समझाने की कोशिश करूं, तो होता क्या है ना, होता क्या है कि वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है, वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म। यानी जैसे प्ले से प्ले, प्लेड प्लेड निकला, प्लेइंग निकला, ईट से ईट, एट ईटन, ईटिंग, ये सब निकला, है ना। वर्ब की फॉर्म से एक तो हम बनाते हैं टेंस, वर्ब की फॉर्म से एक तो हम टेंस बना लेते हैं जिससे हमें समय का पता चलता है। एक तो वर्ब की फॉर्म से हम टेंस बना लेते हैं जिससे हमें टाइम का पता चल जाता है कि वो एक्शन कब हुआ। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोल लूँ, जैसे मान लो एक सेंटेंस मैं बोल लूँ, आई विल वॉच अ मूवी, सुनते ही सबको पता चल गया मैं मूवी देखूंगा, फ्यूचर का काम है ये तो। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं अभी एक मूवी देख रहा हूँ, सबको पता है कि प्रेजेंट में हो रहा है काम। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। कि आपको कैसे पता चला ये था, जाऊंगा और ये सब मीनिंग कैसे निकल रहे हैं? वर्ब की फॉर्म के बेस पे निकल रहे हैं, यस और नो, हाँ कि ना। जैसे मैंने बोला आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, पास्ट हो गया, आई एम वॉचिंग अ मूवी प्रेजेंट हो गया, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी फ्यूचर हो गया। कैसे पता चल रहा है? वर्ब के स्ट्रक्चर को देखकर, हाँ कि ना। तो वर्ब से बनती वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से बनता है टेंस, जिसको देखकर हम टाइम का पता चलाते हैं कि वो एक्शन कब हुआ, हाँ कि ना। लेकिन कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं, कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो टेंस के बस के नहीं होते। कुछ कुछ मीनिंग ऐसे देने पड़ते हैं कभी कभी हमें जो टेंस के बस के नहीं होते। ऐसे मीनिंग्स को देने के लिए, ऐसे मीनिंग्स को देने के लिए हम मूड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे मीनिंग हैं, जैसे एक ये वाला इमेजिनेशन करना। मुझे पता है कि मैंने टेंस चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अपने दिमाग में याद करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन के लिए आता था, मैं ये काम करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं ये काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई इमेजिनेशन तो हो नहीं रही। ऐसे पास्ट वाले सारे याद कर लो, कोई इमेजिनेशन नहीं है। फ्यूचर वाले याद कर लो, मैं ये काम करूँगा। ये ऐसे टाइप के कोई टेंस है जो ये मीनिंग दे दे आपको? अगर वह पक्षी होता, अगर वह चीता होता, अगर वह घोड़ा होता, ऐसे मीनिंग देने के लिए कोई टेंस है क्या? नहीं है, टेंस है ही नहीं ऐसा कोई। तो जब ऐसे मीनिंग की ज़रूरत पड़ी, जब ऐसे मीनिंग की ज़रूरत पड़ी, तो फिर हमें मूड का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, काफ़ी सारे टाइप के मूड हैं। जो ये जो अभी इमेजिनेशन वाला है ना, जो इमेजिनेशन वाला है वो है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो इमेजिनेशन के लिए यूज़ होता है, तो हम इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वो कंडीशनल चैप्टर में आएगा। पूरा का पूरा कंडीशनल चैप्टर इसी चीज़ पर बेस्ड है। पूरा का पूरा जो आपका कंडीशनल चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे आएगा भी वो। कंडीशनल्स नाम से जो चैप्टर है वो पूरा इसी चीज़ पर बेस्ड है। ऐसे ही एक होता है इम्पेरेटिव मूड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करना। अभी शायद आपको अजीब लग रहा होगा, टेंशन ना लो, 5 मिनट में सब समेट दूंगा मैं। 5 मिनट में जब पूरा वापस इसको रिवाइज कराऊंगा ना, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, टेंशन ना लो। जरा एक बार इस सेंटेंस को देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगता है भैया? प्रेजेंट डेफिनेट तो तब लगाते हैं जब एक हैबिचुअल एक्शन हो। जब एक हैबिचुअल एक्शन हो, मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, माई मदर गोज टू टेम्पल,
हाँ कि ना, मैं ये मैगजीन पढ़ता हूँ, आई रीड दिस मैगजीन एवरी डे। यहाँ पे कौन सा हैबिचुअल एक्शन है भाई? यहाँ पे कौन सा हैबिचुअल एक्शन है? दरवाज़ा खोल दो, ये मीनिंग तो किसी टेंस के बस का है ही नहीं। दरवाज़ा खोल दो, ये मीनिंग तो किसी टेंस के बस का ही नहीं है। ये एक्चुअली यहाँ इम्पेरेटिव मूड लगा हुआ है, इम्पेरेटिव मूड यहाँ लगा हुआ है, इम्पेरेटिव मूड। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने वाले स्ट्रक्चर टेंस के बस के नहीं है। वो जो आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना कि पढ़ लेना, दरवाजा खोल देना, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट मेरी मदद कर दो ना, ये वाले स्ट्रक्चर टेंस के बस के ही नहीं है। इनको देने के लिए हमने इम्पेरेटिव मूड का निर्माण किया। इम्पेरेटिव मूड की क्या पहचान होती है? इम्पेरेटिव मूड में क्या वर्ब का स्ट्रक्चर यूज होता है? इसमें वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसमें क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इमेजिनेशन वाले सेंटेंस के लिए, ये जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस हैं, इनमें लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अभी मैंने आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव तो पढ़ाया ही नहीं है। जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है प्रेजेंट सब्जेक्टिव, अभी मैंने उसकी कोई बात नहीं करी है। एक बार फिर से पूरा समेटते हैं। मैं अभी इन 2-3 सेंटेंसेस के थ्रू आपको क्या सिखाना बताना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक वर्ब है, प्ले प्लेड प्लेड, ईट एट ईटन, ड्राइव डोर ड्रिवन, सिंग सैंग संग। ठीक है, हमने आज तक जनरली इस चीज़ से सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन ली है कि एक्शन कब हो रहा है। वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से बनता है टेंस, और टेंस से पता चलता है टाइम का। हाँ कि ना? वर्ब की फॉर्म से हमें टेंस का पता चलता है और उससे टाइम का पता चल जाता है। ठीक, जनरली 99% तो ऐसे मीनिंग देने होते हैं। ऐसे मीनिंग होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो गाना अच्छा गाता है, वो गा रहा है, वो गा चुका है, वो 10 साल से गाने गा रहा है, उसने गाना गाया था, वो गाना गा रहा था, जब तुम आए उससे पहले वो गाना गा चुका था। ऐसे वाले मीनिंग, यानी जो टेंस दे पाता है, ऐसे मीनिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में, हिंदी में और भाषाओं में भी कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस के बस के नहीं है। ग्रामेरियंस ने 12 टेंस बना लिए, सबके अपने अलग अलग मीनिंग बना दिए कि अच्छा प्रेजेंट डेफिनेट है, वह अच्छा गाना गाता है, यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होगा, हैबिचुअल एक्शन है। अच्छा अभी काम हो रहा है, वो गाना गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग। हर एक टेंस का अलग अलग मीनिंग बना दिया तो उसका काम डिफाइन हो गया। लेकिन फिर भी कुछ मीनिंग ऐसे बच गए जो टेंस दे ही नहीं पा रहे, तो फिर उनके लिए बनाया गया मूड को। अब मूड भी 2-3 टाइप के बनाने पड़ गए। इमेजिनेशन के लिए जो यूज़ होगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा इम्पेरेटिव मूड। ऐसे ही आपको मैं एक काम पढ़ाऊंगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का, अभी आज ही बताऊंगा ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ये तो कंडीशनल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। ये वाले पे कोई एरर आते नहीं है, इस पे कोई एरर आते नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कि इम्पेरेटिव भी एक मूड है, और ये वाले पे एरर मैं आपको आज करा रहा हूँ। 3 प्रकार का मूड है, ये इस पे एरर आते नहीं है, इस पे कोई सवाल आते नहीं, ये पढ़ाऊंगा कंडीशनल में, ये आज आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर हुई इतनी बात? फिर से देखिए मैंने क्या कहा, जिसने मूड शब्द सुना नहीं, सोचा नहीं, पता नहीं, उसकी नज़र में तो ये V1 है। V1 है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट तो हैबिचुअल एक्शन के लिए आते हैं। तो फिर इसका मीनिंग क्या देगा? वो दरवाज़ा खुलता है, द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। मुझे मीनिंग क्या देना है? दरवाज़ा खोल दो। ये किसी टेंस के बस का नहीं, इसलिए यहाँ लगा हुआ इम्पेरेटिव मूड। ठीक है, इम्पेरेटिव मूड के अंदर वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म से शुरुआत होती है। हिंट याद आया? अगर वह एक चीता होता, अगर वह एक शेर होता, अगर वह एक घोड़ा होता, अगर वह महात्मा गांधी होता, अगर वह भगत सिंह होता, अगर वह जवाहरलाल नेहरू होता, ऐसा तो कोई टेंस है ही नहीं, ऐसा कोई टेंस है ही नहीं जो ये काम करा दे। उसके लिए बने हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, इमेजिनेशन के काम आते हैं, कंडीशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव कंडीशनल में आएगा, इम्पेरेटिव पे कोई सवाल आते नहीं, खाली आपको बताया कि इम्पेरेटिव भी एक प्रकार का मूड है, वो कोई टेंस नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे ये वर्ब कौन से टेंस में है, तो बोलोगे कोई टेंस नहीं है इसका, ये इम्पेरेटिव मूड में लिखी गई वर्ब है। अगर कोई पूछे ना ये क्या V2 ये पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं भैया, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वो काम पास्ट में हो गया,
आई विजिटेड मनाली, में मनाली गया था। आई स्लैप्ड रोहन, मैंने रोहन को थप्पड़ मारा था। ये पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है क्या? सोचो, ये पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट लगा दिए तो इसका मतलब हो जाएगा वो पक्षी था, फिर तो मतलब हो जाएगा वो पक्षी था। क्या वो पक्षी था ये मीनिंग हो सकता है क्या इसका? ये तो इमेजिनेशन है। तो समझना ये कोई टेंस नहीं है, ये सब्जंक्टिव मूड है। 1 मिनट में इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, तो शायद अब आपको मेरी बात, ये सब कुछ सुनने के बाद शायद आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस के बस के नहीं होते। उनको देने के लिए हमने इंपैरेटिव मूड बना रखे हैं। इंपैरेटिव मूड में जो वर्ब यूज होती है, दिखने में ऐसा लगता है ये वही वैसी तो वर्ब है, ओपन ओपनड ओपनड, ये वैसी तो वर्ब है, लेकिन ये वैसी वर्ब नहीं होती, इनका कोई टेंस नहीं है। अगर कोई पूछे इस वाक्य में ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या इसके अंदर वर्ब का कोई टेंस है? तो नहीं है, ये इंपैरेटिव मूड में लिखी गई वर्ब है। ऐसे यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है क्या? नहीं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखी गई वर्ब है। क्लियर हुई इतनी बात? आ जाओ, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, क्योंकि पास्ट आएगा कंडीशनल में, इंपैरेटिव पे सवाल आते नहीं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जरा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है, इसका यूज इनडायरेक्ट सजेशन, प्रेयर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, डिमांड और नेसेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इंपैरेटिव का ही भाई है, ये इंपैरेटिव का ये कज़न है। इंपैरेटिव कब यूज करते हैं? इंपैरेटिव यूज करते हैं किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब मतलब क्या है समझना। एक तो मैं किसी बंदे को सीधा कह दूं मेहनत कर और मेहनत से पढ़, ढंग से खेल, एक तो मैं ऐसा कह दूं। और दूसरा दूसरा मैं कहूं मैं चाहता हूं कि तू मेहनत करे, डॉक्टर चाहता है कि तू आराम करे, टीचर चाहता है कि सब बच्चे नोट्स रिवाइज करें। मेरी कुछ बात समझ, दोनों फर्क समझ में आ रहा है? एक तो आप डायरेक्ट किसी को बोलो कि खिड़की बंद कर दे, और एक मैं कहूं मैं चाहता हूं कि खिड़की बंद कर दी जाए, दादी माँ चाहती हैं कि खिड़की बंद कर दी जाए। एक तो डायरेक्ट किसी को कहो, और एक इनडायरेक्ट आप कह रहे हो कि वो चाहता है कि ऐसा किया जाए। उस मीनिंग को देने के काम आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, ये इसकी कुछ पहचान होती है। इट इज़ सजेस्टेड दैट, ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी डिमांड की जाती है, ये बात ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ ऑब्वियस है। इंपैरेटिव माने ऑब्वियस चीज़, तो ऑब्वियस है, ये चीज़ तो मैंडेटरी है। ये सब पहचान है, ये सब पहचान है कि यहाँ पे ऐसा मीनिंग निकलेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन टेंशन ना लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खुद कहोगे सर समझ में आ गया, घबराना मत। देखो अच्छे से समझाता हूँ, एक बार जरा आप इस सेंटेंस को देखो और आप एक बार मीनिंग निकाल लो इसका, अपने आप से आप क्या मीनिंग निकालते हो, करना ट्राई।
हाँ भाई, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, ये मीनिंग देना है। मीनिंग तो पूरी क्लास ने सही निकाल लिया, मीनिंग तो सबने सही निकाला, लेकिन आप देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। द बॉस वांट्स दैट, बॉस चाहता है कि एवरीबडी कम्स ऑन टाइम। सोचो अगर कम्स लिखा हुआ है, कम्स लिखा हुआ है तो कम्स माने तो क्या होगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। कम, केम, कम, ये वर्ब चलती है। अगर एस या एस लग पा रहा है, अगर एस या एस लग पा रहा है तो ये तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, है ना। क्योंकि ये जो इंपेरेटिव मूड था इसमें एस या एस नहीं लगता, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ऐसे ही जैसा मैंने आपको कहा कि इंपेरेटिव मूड का कजन ही तो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसमें भी क्या आता है, इसमें भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी हमेशा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आती। दिखने में भी दोनों एक जैसे हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव और इंपेरेटिव एक जैसे सही हैं। और काम भी देखो, उसका डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट, इसका इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन प्रपोजल, इनके लिए। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आ रहा है, एक बार इधर देखो। बॉस चाहता है, बॉस चाहता है कि हर कोई समय पर आए। अभी पता क्या लिखा हुआ है, अभी पता क्या लिखा, अभी लिखा हुआ है बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पर आता है। सोचो अगर हर कोई टाइम पर आता है, क्योंकि कम्स लिख दिया तो प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट यानी हैबिचुअल एक्शन या फैक्ट। हर कोई समय पर आता है, आता है तो फिर ये सेंटेंस लिख पाएंगे हम। अगर अगर हर कोई ऑलरेडी टाइम पे ही आता है तो क्या ये सेंटेंस लिख पाएंगे क्या हम? नहीं लिख पाएंगे। ये क्यों लिखा होगा, किसी बंदे ने सेंटेंस क्यों बोला होगा? नहीं आते होंगे लोग टाइम पे, बॉस चाहता होगा तभी तो कहोगा बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए। अब समझना, एक तो मैं डायरेक्ट सबको कह दूं कम ऑन टाइम, टाइम पे आओ, तो ये हो गया इंपेरेटिव मूड। और एक मैंने उन सबके पास जाके पता क्या कहा, बॉस चाहता है कि सब लोग टाइम पे आए, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन, ये हुआ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इंपेरेटिव में भी वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, इसमें भी वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। दोनों में डिफरेंस क्या, उसमें डायरेक्ट आप उस बंदे से बात करे होते हो, सबको कह दूं कम ऑन टाइम, टाइम पे आना, ये इंपेरेटिव मूड हुआ। और एक मैंने इसको इनडायरेक्टली बोला कि बॉस चाहता है कि सब कोई टाइम पे आए, दोनों में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपको कम्स नहीं, यहाँ पे आपको कम लिखना पड़ेगा। अब देखना समझना, अब होता क्या है कि इतना मत्था मारना और ये समझाना किताब के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। इतना मीनिंग किताब चीख चीख के थोड़ी बता सकती है आपको। तो किताबों में क्या कर रखा होता है, अगर किताब में यहाँ कम लिख दिया तो बच्चे कहेंगे एवरीबडी के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है, बच्चों का तो दिमाग खराब हो जाएगा, बच्चे किताब फाड़ के फेंक देंगे। तो फिर किताबों में या जब ज़्यादा समझाने का मन ना हो, जनरली ये टॉपिक आपको कुछ ही टीचर्स के कोर्स में मिलेगा सब्जेक्टिव मूड करके, जनरली तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जाता। और पढ़ाया जाए भी, मान लो आप में से कोई ये सेंटेंस उठा के ले गया तो कह देंगे एक काम कर बेटा यहाँ शुड कम लिख ले, क्योंकि अगर कम लिख दिया तो दिमाग फिर जाएगा आपका, एवरीबडी के साथ कम कैसे आया, फिर ये इतना मीनिंग प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, क्यों लगाते हैं, सारी गाथा करनी पड़ेगी। तो फिर आपको कह देंगे कि बेटा देख यहाँ मीनिंग ऐसा देना था कि बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, या वो हिंदी पता क्या करेंगे, बॉस चाहता है कि हर किसी को टाइम पर आना चाहिए, वो ये हिंदी करके ये लगवा देंगे। गलत नहीं है ये, गलत नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटा है, कंसाइज है, बेस्ट है ये। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आखिर क्यों लगाया जाता है। ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, बॉस चाहता कि हर कोई टाइम पर आए, बॉस चाहता है कि तू ऐसा करे, बॉस चाहता है कि तू ऐसा ना करे। आप डायरेक्ट उस बंदे को नहीं ऐसा करे कि तू ऐसा कर, तू ऐसा ना कर, आप कह रहे हो कि वो ऐसा चाहता है तू ऐसा करे। ये बात ऑब्वियस है कि तू ऐसा करे, ये बात जरूरी है कि वो ऐसा करे। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट, इनमें आती है वर्ब की बेस फॉर्म। फॉरेन ऑथर किसी की किताब उठा लो, वो इस सेंटेंस के अंदर कम लगाएगा, लेकिन अपने ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ाना हो, खास करके अपने तो सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। अगर इतना डिटेल में ना पढ़ाएं तो एवरीबडी के साथ कम लगा दिया तो सारा पिछले सारे सेंटेंस बेकार हो जाते हैं, सारे रूल ही इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर लिपापोती कर दी जाती है ये लगा के। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये लगा हो तो भी नो एरर, ये लगाओ तो भी नो एरर, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में कभी भरना पड़ जाए दोनों में से, प्रेफर दिस वन। ठीक है,
और अच्छा समझ में आएगा जब काफ़ी सारे और सेंटेंसेस करोगे। एक बार ये 4 सेंटेंसेस हैं, पहली आप ट्राई करो। आप कुछ मत करो, मैं आपसे आंसर पूछ ही नहीं रहा, आप खाली चारों का मीनिंग निकाल दो, क्योंकि सारा गेम मीनिंग का ही है। अब मीनिंग निकाल के दिखाओ इनका। खाली मत बैठो यार, खुद से करने का मजा अलग ही है, और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अगर ये आपने खुद से कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है यहाँ पे। करो जरा, खाली मत बैठो, मीनिंग निकालो चारों के। हाँ जी, आ जाओ। अगर हम ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है कि हर कोई अपना काम एफिशिएंटली करे। ये मीनिंग था। एवरीबडी डज लिख दोगे तो ये तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। एवरीबडी डज, डू डज, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी आपने, ऐसे ही एस लगा दिया, बेस फॉर्म नहीं लिखी, ऐसे ही एस लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। प्रेजेंट डेफिनेट हो गया तो ये फैक्ट हो गए, हैबिचुअल एक्शन हो गया। यानी फिलहाल जो लिखा है उसका मतलब हर कोई अपना काम एफिशिएंटली करता है। अगर करता है तो देवता फिर ये सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है? ये सेंटेंस कोई क्यों लिखेगा? ये सेंटेंस कोई क्यों लिखेगा? तब लिखेगा जब ये काम लोग ना कर रहे हों तब, हाँ कि ना? ये सेंटेंस लिखने वाला मतलब ये सेंटेंस बोलना ही क्यों जाएगा? लोग काम टाइम पे नहीं कर रहे होंगे, एफिशिएंटली नहीं कर रहे होंगे, तब बोला जाएगा कि भाई देखो, अगर हम चाहते हैं ना कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो या समय रहते कंप्लीट हो, तो जरूरी है कि हम सब लोग अपना काम एफिशिएंटली करें। अगर सोचो करते ही हैं लोग अपना काम एफिशिएंटली, तो क्यों ज्ञान देगा कोई? तो इसका मतलब करें वाला मीनिंग देना है, तो करें वाला मीनिंग तो वर्ब की बेस फॉर्म से आता है। तो यहाँ पे या तो डू लिखो या शुड डू लिखो। अब ये शुड डू होती लीपा पोथी, ये शुड डू होती लीपा पोथी, ठीक है? जब ज़्यादा डिटेल में ना बताना हो प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या होता है, क्या मीनिंग देता है, तो को बेटा देखो, करता है थोड़ी, हर किसी को करना चाहिए, शुड डू लगा लो बेटा। क्योंकि जैसे ही किसी टीचर ने डू पढ़ा दिया, तो फिर वो कहेगा सर आपने प्रोनाउन चैप्टर में तो पढ़ाया था एवरीवन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ ऐसा क्यों आ गया, यहाँ डू क्यों आ गया? फिर कहेगा बेटा ये एक्सेप्शन है, फिर बच्चे पूछ पूछ के पागल कर देंगे, है ना? तो फिर इसका सस्ता टिकाऊ इलाज है कि बच्चों को कह दो शुड डू आएगा। क्लियर हुई? नेक्स्ट पे, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है। ये बात ज़रूरी है कि आपका बच्चा स्कूल ड्रेस में आए। ये बात क्यों बोल रहा होगा कोई? मान लो किसी का बच्चा है स्कूल में स्पोर्ट शूज़ पहन के आ गया, कभी टाई नहीं लगा के आया, कभी बेल्ट दूसरी लेदर वाली गाड़ के आ गया, तो स्कूल में बुलाया पेरेंट्स को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बात हो सकती है कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब,
ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपका बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आए। अभी जो लिखा हुआ है, अभी जो लिखा हुआ है तुम्हारा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आता है तो क्यों ज्ञान दे रहे हो? ये सेंटेंस कोई क्यों बोलेगा? तब बोलेगा ना जब वो नहीं आ रहा होगा। वो चाहता है कि आए, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कम, या फिर से वही शुड कम। चल ये भी जाता है लेकिन ये बेस्ट होता है। ठीक, ये क्यों नहीं पढ़ाते कोई? क्योंकि सन के साथ कम लगा दिया तो दिमाग खराब कर देंगे बच्चे कि ये सन तो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे आ गई? भैया ये टेंस है ही नहीं। वो सिंगुलर प्लूरल वाला सिस्टम टेंस के लिए है, ये टेंस है ही नहीं, ये सब्जेक्टिव मूड है भैया, इसमें सिंगुलर प्लूरल ना होता। मेरी बात आ रही है समझ में? इसमें बेस फॉर्म लगेगी, सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे मतलब ही नहीं है इसको। आपका बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आए, आपके बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आए, दोनों के लिए आए हैं, उसमें सिंगुलर है ही नहीं, उसमें उसमें वर्जन ही यही वाला है, दूसरा वर्जन ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे देखो, ये सलाह दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि सबके सब स्टूडेंट्स नोट्स को रिवाइज करें। सलाह दी जाती है कि सबके सब स्टूडेंट्स नोट्स को रिवाइज करें। अब इसका तो मतलब हो जाएगा नोट्स रिवाइज किए थे, स्टूडेंट्स ने नोट्स रिवाइज किए थे तो सलाह क्यों दे रहे हो फिर? यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइस किया जाता है, ये डिमांड करा जाता है, ये रिक्वायर किया जाता है, उससे पता चलेगा यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया? मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे डिसेंट मैनर में बात करे। ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, ठीक, फिर वो आगे मम्मी पापा सब समझाने के लिए, क्या बात हो गई, क्या लड़ाई है? जी मुझसे ढंग से बात नहीं करती, और कोई शिकायत नहीं। क्या चाहते क्या हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझसे डिसेंट मैनर में बात करे, ऐसे कुत्ते कमीने लगा के बात ना करे कम से कम। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बात करे एक डिसेंट मैनर में। ठीक है, अब यहाँ पे शी टॉक्स का तो मतलब हो जाएगा बात करती है तो फिर ये तो वही बात होगी कि मेरे पास टीवी है और चाह रहा हूँ काश टीवी हो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, चाहत उस चीज की होती है जो ना होती हो। शी टॉक्स का तो मतलब तो करती है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शी टॉक या शी शुड टॉक। तो देखो शी टॉक तो इतना इतना अजीब लगेगा, शी टॉक पढ़ने सुनने में इतना अजीब लगेगा कि चाकू तलवार निकल आए। शी टॉक अगर मैं लिख दूं तो इतना अजीब लगेगा पढ़ने सुनने में, बच्चे चक्कू तलवार निकाल लेंगे कि शी टॉक ये क्या होता है तर। अरे ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसका सिंगुलर प्लूरल मेल फीमेल से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्लियर हुई इतनी बात? चलो, ये 5 सेंटेंसेस और हैं, इनको भी कर दो। हिंट दे रहा हूं कि इसमें कुछ पैसिव है। पैसिव कैसे बनता है? बी की फॉर्म प्लस V3। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में पैसिव कैसे बनेगा? बी की फॉर्म तो आएगी लेकिन बी की बेस फॉर्म आ जाएगी। इज एम आर नहीं आ पाएगा, वॉज वर नहीं आ पाएगा, सिर्फ बी आ पाएगा। हिंट आपको दे दिया है, पांचों को ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ, ये लास्ट सेंटेंस है, फिर छुट्टी हो जाएगी। करिए। टॉपिक खत्म होने से पहले ही बता दूं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड थोड़ा हैवी टॉपिक है, एक बार और नजरों के आगे से निकाल देना, लेकिन यह भी वादा, एक बार और 2x स्पीड पर देख दिया आपने और नोट्स बना दिए तो आसान भी बहुत लगेगा ये कि अरे है क्या, तो साफ साफ दिख रहा है, सेंटेंस का मीनिंग ही है। लेकिन 2 बार देखना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, करो ट्राई।
खाली मत बैठो, पर 5-7 मिनट की क्लास बची है, 5 सेंटेंस है, करो यार, अपने आप आ जाना चाहिए था अब तक आपको, करो। मैं चाहता हूं कि ये सेंटेंस आपके द्वारा अपने आप करे जाएं। हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर ने सलाह दी थी, डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मैंने आराम किया था घर पे, कि मुझे आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मैं आराम करूं। डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि मैं घर पे आराम करूं। तो यहाँ पे टुक नहीं आ पाएगा, मीनिंग तो देखो ना, क्या मीनिंग देना है। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मैं आराम करूं या मुझे आराम करना चाहिए, दोनों तरीके से बना सकते हो। टेक भी आ सकता है और शुड टेक भी आ सकता है। ग्रामेटिकली ये भी चल जाता है, लेकिन ये बेहतर है। अच्छा जी, ये बात ऑब्वियस है, ये बात इम्पेरेटिव है। अरे बात तो अंडरस्टूड है, ये बात तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो हो। अब मान लो छोटा बच्चा था, उसको क्या पता है पासपोर्ट है, पापा की फोटो थी, चला दिए पेन, बना दी उस पर मूछें, बना दी पापा की, सारे पे कुछ मुछ मार दी। उसके पापा को क्या पता, पासपोर्ट उठाया, वो पहुंच गया फ्लाइट, पासपोर्ट। तो भाई साहब फोटो कहाँ है इस पे, तुमने देखा, अरे भाई साहब मैं ही हूँ, ऐसे नहीं चलता भाई साहब। ये बात जरूरी है, ये बात मैंडेटरी, ये बात इंपेरेटिव है कि आपके पासपोर्ट पर आपकी फ़ोटो हो। हम कैसे मिलाएं कि आप वही आदमी हो, डीएनए टेस्ट थोड़ी करा सकते हैं यहाँ आपका। तो ये बात इंपेरेटिव है, ये बात ऑब्वियस है कि तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फ़ोटो हो। ये जो लिखा हो तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फ़ोटो है, योर पासपोर्ट कैरीज योर फोटोग्राफ, का मतलब जो है कि तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फ़ोटो है। अगर है तो फिर ये ज्ञान क्यों दे रहे हो। तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फ़ोटो हो, वो मीनिंग आएगा कैरी या शुड कैरी से। तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो होनी चाहिए आएगा शुड कैरी से, तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो हो कैरी। चल दोनों जाते हैं, ये प्रेफर होता है। सबके सब वर्कर्स ने डिमांड किया, सबके सब वर्कर्स ने डिमांड किया कि करप्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाए। सबके सब वर्कर्स ने डिमांड किया था कि करप्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाए। करप्ट मैनेजर वॉज सस्पेंडेड का तो मतलब हो जाएगा करप्ट मैनेजर सस्पेंडेड था। सस्पेंडेड था तो फिर ये लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये डिमांड तब कर रहे होंगे ना जब ये सस्पेंड नहीं था, तभी तो उन्होंने मांग रखी कि उसे सस्पेंड किया जाए। ये किया जाए वाला मीनिंग तो दे नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा या तो करप्ट मैनेजर बी सस्पेंड, करप्ट सस्पेंडेड, या फिर शुड बी सस्पेंड। चल ये भी जाएगा, लेकिन अब ये देखो बी सस्पेंडेड, अगर मैं यहाँ पे बी सस्पेंडेड लिख के दे दूं, ऑल द वर्कर्स डिमांडेड दैट द करप्ट मैनेजर बी सस्पेंडेड, तो आधे तो टीचर्स इसमें गलती कर देंगे, तो तुम्हें तो ये अजीब लगेगा ही लगेगा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं बच्चे जो जनरली सेंटेंसेस में आपने नोटिस नहीं करी होती, नहीं पढ़ी होती। अगर मैं यहाँ बी सस्पेंडेड लगा के दे दूँ आपको, ऑल द वर्कर्स डिमांडेड दैट द करप्ट मैनेजर बी सस्पेंडेड, कितना अजीब लगेगा, सारी दुनिया उस पर एरर टिका देगी, हाँ के ना। लेकिन ये सही है। क्लियर हुई इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट पे ये, हर मदर प्रेड दैट शी इज रिस्टोर्ड टू लाइफ। अब मान लो किसी के बच्चे की डेथ हो गई, किसी बच्ची की डेथ हो गई, तो उसकी माँ ने प्रे किया कि इसे दोबारा जीवन दान दिया जाए। वो भगवान को प्रे कर रही है कि इसको दोबारा जीवन दान दिया जाए, इसको दोबारा जीवन दान दिया जाए।
अब देखो जरा, अब ठीक है क्या आवाज़? अब साउंड ठीक है क्या? हाँ जी। उसकी माँ ने प्रे किया, उसकी माँ ने प्रे किया कि उसे वापस जीवन दान दिया जाए। अगर ऐसा लिख दोगे ना, शी इज रिस्टोर्ड टू लाइफ, तो इसका मतलब हो जाएगा उसकी, उसे वापस जिंदा कर दिया गया। शी इज रिस्टोर्ड टू लाइफ, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके वापस जिंदा कर दिया गया। कर दिया गया तो फिर माँ प्रे क्यों करेगी? प्रे कब करेगी? उसकी माँ ने प्रे किया था कि उसे वापस जिंदा कर दिया जाए। तो यहाँ पे इज रिस्टोर्ड नहीं, या तो बी रिस्टोर्ड लिखोगे या शुड बी रिस्टोर्ड लिखोगे। ये भी मतलब चल तो ये भी जाएगा, लेकिन बेस्ट ये। क्लियर हुई इतनी बात? उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक फ्लाईओवर इज बिल्ट हेयर का, तो मतलब फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर इज बिल्ट हेयर, फ्लाईओवर बनता है, तो फिर कोई प्रस्ताव क्यों रखेगा? उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए। प्रस्ताव उसी चीज का रखोगे ना जो चीज नहीं हो रही। प्रे ऐसी चीज के लिए करोगे ना जो चीज नहीं हो रही। डिमांड ऐसी चीज की रखोगे ना जो चीज नहीं हो रही। ये बात ऑब्वियस है। ये बात किसी ऐसे आदमी को बोलोगे ना जो वो काम नहीं कर रहा। सलाह ऐसी चीज की दोगे ना जो वो नहीं कर रहा। आई कुछ बात समझ में? इसीलिए ये बातें इन वर्ब के साथ आपको दिखेंगी। ऐसी सलाह दी जाती है, ऐसी डिमांड रखी जाती है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, ऐसा प्रपोज किया जाता है। ये बात तो ऑब्वियस है। इसीलिए इन वर्ब के साथ ये हिंट की तरह से काम करेंगे आपके लिए। ये जो वर्ब है ना, ये आपके लिए हिंट की तरह से काम करेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्लाई ओवर इज बिल्ट नहीं, फ्लाई ओवर बी बिल्ट। लो मैं दोनों को ही काट देता हूँ ताकि आपको थोड़ा, कई बार ना बच्चे गलत कुछ भी गलत गलत नोट कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है यार। यहाँ पे इज रिस्टोर्ड की जगह पे बी रिस्टोर्ड या शुड बी रिस्टोर्ड। चल तो ये भी जाएगा, लेकिन ये बेस्ट है। ऐसे ही यहाँ पे इज बिल्ट की जगह पे बी बिल्ट या शुड बी बिल्ट। पैसिव में भी सब्जेक्टिव मूड हो जाएगा। बस क्या होता है, क्या चेंज आता है उसके पैसिव में? बी की फॉर्म इज एम आर वगैरह नहीं लग पाती। बी की फॉर्म केवल बी ही लग पाती है, यानी बेस फॉर्म ही लग पाती है। इज एम आर वाज वर में बेस फॉर्म कौन सी है? बी है ना? बस इतना ही फर्क आता है। क्लियर हुई इतनी बात? इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इसके आपको सवाल जनरली कोई एग्जाम वगैरह में प्रीवियस ईयर में कोई एक आध ही मिलेगा, लेकिन टॉपिक ये अच्छा है। ठीक है, टॉपिक ये अच्छा है। अब इसके मैं सवाल कौन से टॉपिक में डाल लूँ? तो लास्ट में कोई मिसलिनियस करके, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं बन पाते, ऐसे करके भी कुछ प्रैक्टिस मॉक्स डाल लूँगा मैं, जिसको किसी चैप्टर में डिफाइन नहीं कर सकते कि आप ये कंजंक्शन का है या ये एडवर्ब का है या ये प्रोनाउन का है। तो जब ऐसे सवाल डाल लूँगा ना मैं, तो इसके 5-7 सवाल उसमें डाल दूंगा। ठीक है, इसका कोई अलग से आपको चैप्टर वैप्टर नज़र नहीं आएगा, कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसके सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं। इसके 4-5 और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं एक लास्ट में, जब सारे अपने चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, तो 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट मिक्स के भी डलेंगे। मिक्स का मतलब वो नहीं कि एडवर्ब प्रोनाउन के मिक्स, वो नहीं, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं होते, वो अलग बातें होती हैं कुछ, तो उनमें इसको डाल दूंगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा और आप कॉन्टीन्यूटी से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में बोला था 50% सिलेबस पूरा हो गया आपका पिछली क्लास में, या आज मान लो आधा सिलेबस पूरा हो चुका, अब आधा ही बाकी है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। ग्रामर का कोर्स तो पूरा हो गया, वो कैब भी जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी, है ना? वो कैब की वीडियोस भी देखना चालू कर देना साथ साथ, उनमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पे एफर्ट्स लग रहे हैं। जो
बच्चे लिखते हैं सर नोट्स बनाने में इतना टाइम लग जाता है। आधा एफर्ट आपका हो चुका है, आधा ही और है। वो कैब के कोई नोट्स नहीं बनाने, प्रैक्टिस क्लास के कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे उनके कोई नोट्स नहीं बनाने। तो डेली ये जो नोट्स बनाने में टाइम जा रहा है, जो समझने में एनर्जी वेस्ट हो, मतलब वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एनर्जी जो यूज़ हो रही है, वो जो आपके एफर्ट्स हैं वो अब आधे ही बचे, आधी जंग आपने जीत ली है। ठीक है, बाकियों को तो जस्ट खुद से प्रैक्टिस करना और सुनना है। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिएगा, कंटिन्यूटी से अब थोड़ी ही जंग बाकी, पढ़िएगा मन लगा के। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।